हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो ये चैप्टर हाई स्कूल के लिए चलो एक चैप्टर ही है, क्योंकि ये इस चैप्टर से लगभग में हाई स्कूल में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते जरूर हैं, और इंटर के लिए ये तो आधार ही है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री, अगर इंटर की केमिस्ट्री पढ़ना है तो कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये क्लास इंटर वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है तब अगर कार्बन का पता नहीं है, कार्बन का ज्ञान नहीं, उनके यौगिक का ज्ञान नहीं है, तो केमिस्ट्री उनके बिना अधूरी है। क्योंकि जो रसायन विज्ञान है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होते हैं अकार्बनिक रसायन। तो जो कार्बनिक रसायन होते हैं उसमें कार्बन से बने तत्वों का अध्ययन करते हैं, जो कार्बनिक रसायन पूरे उसमें कार्बन से बने तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बन से बने यौगिक और कार्बन में उसके यौगिक, तो इनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो आओ हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। तो जैसे यौगिक होता है, कोई भी यौगिक हुआ पहले, तो देखा गया कुछ यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, कुछ यौगिकों में कार्बन नहीं पाता। अब सबसे पहली बात है यौगिक क्या है। तो वे यौगिक वे होते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र होता है, उन्हें कहते हैं यौगिक। जैसे जल हुआ, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो जल एक प्रकार का यौगिक हुआ। जैसे दूध हुआ, तो दूध का कोई सूत्र नहीं होता है, तो दूध यौगिक नहीं है, वो चला जाएगा मिश्रण में। जिनका सूत्र नहीं होता है जो वे यौगिक नहीं कहलाते हैं। तो जब यौगिक हुए कुछ यौगिक, जैसे लिख दिया गया NH3, फिर लिख दिया गया CH4, तो देखा गया कहीं पर कार्बन है तो कहीं पर कार्बन नहीं है। तो उस आधार पर जब यौगिकों का विभाजन किया गया, तो यौगिक का विभाजन दो प्रकार से हो गया, एक हो गया कार्बनिक और एक हो गया अकार्बनिक। एक हो गए कार्बनिक यौगिक यौगिक और एक हुआ अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक। तो देखो सबसे पहले जब यौगिक तो समझ में आ ही गया क्या होता है, जिनका सूत्र होता है उन्हें कहते हैं यौगिक। तो अब जैसे वहां पर जब यौगिकों का विभाजन दो प्रकार हुआ, कार्बनिक और अकार्बनिक, तो जब वहां कार्बन देखकर नहीं, चूंकि पहले कार्बन का जब ज्ञान नहीं था, तब एक सिद्धांत था, उसे कहते थे जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार, जैव शक्ति पूछा जाए जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बताए थे वर्जिलियस। वर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जिनके द्वारा हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। मतलब बताया जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में एक रहस्यमय शक्ति होती है और उन्हीं से कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम बना नहीं सकते हैं, सोचे कि प्रयोगशाला में बना लिया, किसी से विधि से बना ले, तो संभव नहीं था। किनके आधार पर? वर्जिलियस। उस सिद्धांत को हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। अरे समझिए, देखो जैव शक्ति मतलब जीवों में एक रहस्य, मतलब वर्जिलियस ये बताए कि जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जिनके द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये इनका सिद्धांत था। जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जीवों में कह दो, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे सब कह दो, है ना। जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जिनसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है।
इनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। इनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत था वर्जिलियस जी का। वर्जिलियस ये बताए थे कार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए वो बताया जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जिनसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, इनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। जैसे वो बताया, जैसे चीनी है तो चीनी किससे मिलेगा? गन्ने से। तो अगर चीनी गन्ने से मिला तो मतलब पेड़ पौधे से ही तो मिला ना। तो इनका सिद्धांत ये था कि हम चीनी को बना ऐसे नहीं सकते, वो हमेशा पेड़ पौधे तथा जीव जंतु से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक आया व्हेलर, उन्होंने व्हेलर वो खोज कर दिए, निर्माण कर दिए यूरिया का निर्माण। यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण। मतलब इनके अनुसार तो ये था कि जब यौगिक होते हैं, इधर लिखो थोड़ा, व्हेलर का सिद्धांत यही था कि हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। लेकिन इनका वर्जिलियस का, तो जब व्हेलर आए तो यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण कर दिए। तब जब जीव शक्ति सिद्धांत हो था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि इनके अनुसार प्रयोगशाला बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन व्हेलर ने यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण कर दिया। और जो यूरिया का सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र यहाँ पे लिख लो NH2 CONH2। तो ये होता है यूरिया का सूत्र। तो देखो इसमें कार्बन है, मतलब अगर ये कार्बनिक, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में मतलब सबसे पहला बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो वो था यूरिया। किसने बताया था? तो व्हेलर जी ने बताया था। अब इसके बाद फिर एक लोग आ गए, कोलबे। कोलबे आए तब वो बना दिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल प्रयोगशाला में। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो देखो वर्जिलियस का सिद्धांत एकदम से पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि उनका यही नियम था कि हम बना नहीं सकते हैं, प्रयोगशाला में उनके केवल जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब व्हेलर आए, व्हेलर यूरिया का निर्माण कर दिए। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ये बहुत पूछा जाता तो है यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। इसके बाद आए कोलबे। कोलबे ने एसिटिक अम्ल की खोज कर दी, मतलब एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में बना दिए। तो जैव सिद्धांत का पूरा, जैव शक्ति सिद्धांत का पूरा हो गया अंत। अब कार्बनिक यौगिक की परिभाषा नहीं आना मतलब सोचेगा कि हाँ ये परिभाषा तो पूरी तरह गलत हो गई। तब जब बाद में परिभाषा एक आई, तो देखो जितने भी कार्बन होते हैं लगभग में सबसे ज्यादा अगर कार्बन के यौगिक पाओगे तो हाइड्रोजन के साथ में पाओगे। मतलब हाइड्रोजन के साथ में मिलकर सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में यौगिक सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो उस आधार पर जब कार्बनिक यौगिक की परिभाषा ये बताई गई कि जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के भी उत्पन्न होते हैं। इनको आप पढ़ते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको हटा दिया जाए ये वाला। अब जब हम नई परिभाषा के अनुसार देखो, वैसे हम कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की पहचान बहुत अच्छे बता देंगे। देखो नाम ही से पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो इसमें कार्बन का नाम अच्छे से लिया जा रहा है, जबकि इनमें अच्छे से नहीं लिया जा रहा है। तब हम ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है या कार्बन की मात्रा होती है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक
यौगिक कहलाते हैं। वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि लिखा है CH4, इनमें कार्बन दिखाई पड़ रहा है तो ये कैसा हो गया, कार्बनिक हो गया। जैसे लिख दिया गया CO2, तो इनमें कार्बन दिखाई पड़ रहा तो ये भी कैसा हो गया, कार्बनिक हो गया। CH3 जैसे ये सब कैसे बनता है इसको बनाने को बताएंगे। बहुत आसान तरीके से तुम बना लोगे इन यौगिकों का निर्माण। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी यौगिक का सूत्र बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। केवल अभी ये सोचो कार्बनिक यौगिक वही होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उन्हें कहते हैं कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे इनमें सब में कार्बन दिखाई पड़ रहा तो एक क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। जैसे हम पूछे NH3, तो NH3 में कहीं कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जब NH3 कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये हो गया अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है, वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाते हैं, कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि NH3, इनमें कहीं कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा है। HCl भी अकार्बनिक हुआ, चूंकि यहाँ पर क्या है, Cl है, पूरा है ना, Cl एक परमाणु होता है, Cl को कहते हैं क्लोरीन, Cl को क्लोरीन कहते हैं, तो ये भी अकार्बनिक हुआ। H2SO4 इनमें भी कहीं कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा तो ये भी कैसा हो गया, अकार्बनिक हो गया आदि। तो जो रसायन विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन से बने यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे CH4 के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में, जबकि NH3 के बारे में पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन में। रसायन विज्ञान की दो ही शाखाएं होती है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक होती है। तो हम चैप्टर क्या डाले हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक, तो हम सबसे अच्छे से पहले क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में ही अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हम यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ेंगे कार्बन किसके साथ मिलने वाले यौगिक। तो डाल दे कार्बन का परिचय। अच्छे से अगर इनके बारे में अध्ययन कर लिए तो इनसे बने यौगिक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्बन का परिचय, जैसे सबसे पहली बात है इसका प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक होता है C। क्योंकि अगर देखा जाए कार्बन को ऐसे तो लिखोगे कार्बन, इंग्लिश में ऐसे लिख दिए, तो इनका पहला अक्षर क्या आ गया, C आ गया, तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है C। जबकि देखो ऐसे लिख लो डायरेक्ट, यहाँ 6 होता है, यहाँ 12, नीचे वाला ऊपर वाला भार, नीचे वाला क्रमांक। क्योंकि ये तत्व है, तत्व का होता है परमाणु, तत्व का होता है परमाणु, तो एक इसका होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो एक होता है परमाणु भार। भार हमेशा ऊपर वाला होता है, तो इसका परमाणु भार हो गया 12। जबकि परमाणु क्रमांक होता है 6। ये कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है, ये परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 16 होता है। इसकी पूछी जाए 12, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। इसके आप पूछा जाते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है,
तो ये प्रकृति में एक प्रकार की अधातु है। एक प्रकार की क्या है? अधातु है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव में आ सकते, ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करना जानते हैं 2,8,18,18,32 इस प्रकार हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके छा के करने हैं ना, तो पहले कितने डिब्बे में कितने भर दिए? 2। पहले डिब्बे में 2 भर दिए, दूसरे डिब्बे में हमें भरना है 8, लेकिन 6 थे तो बचे कितने? 4। ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी आधार पर करते हैं। तो हम पहले डिब्बे में 2 भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम ये होता है 2,8,8,18,18,32 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो हम जानते हैं पहले डिब्बे में 2 भरते थे, तो कितने भर दिए? 2। दूसरे में जानते हैं भर जाते हैं 8, कम भर सकते लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन जब तक कि पहला डिब्बा फुल नहीं तब तक कि आगे भी इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है। तो 6 थे, 2 भर दिए, इसके बाद 4 भर दिए। तो इस आधार पर हम निकालते हैं संयोजकता। देखो, संयोजकता उसे कहते हैं किसी भी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूरे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, या तो उसमें 8 हो जाए या तो यहाँ 0 हो जाए, उनमें जितना लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? उसकी संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे इसके पास ऑप्शन ये है कि या तो 0 हो जाए या तो 8। 4 इलेक्ट्रॉन या तो 0 हो जाए तो कितना लेगा? 4 किसी को दे देगा, और देने का मतलब होता है प्लस करना, किसी को देने का मतलब प्लस करना। या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो लेने को कहते हैं -4, -4। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी हो गई? +4 और -4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। किस प्रकार? चूंकि यहाँ पर देखो अंतिम कोश में या तो इलेक्ट्रॉन 0 हो या तो 8 हो, तो इसके लिए जितना लेन देन होता है उसकी संख्या है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो अगर इसे 0 लेना है तो 4 दे देना पड़ेगा, और देने का मतलब प्लस करना होता है, तो प्लस का 4 हो गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी तो कितना कर सकता था? 8 कर सकता है। तो 4 किसी से लेगा, लेने को क्या कहते हैं? ऋण। तो या तो प्लस का 4 होगा या तो माइनस की प्लस का 4 या तो माइनस का 4, 2 संयोजकताएं होती हैं। बांड देखे जाए तो कार्बन हमेशा 4 बांड लेता है, ना तो 4 से जितनी संयोजकता होती है उतने ही बांड लेता है। कार्बन हमेशा लेगा बांड 4, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा लेगा। अगर 4 से कम है तो कार्बन का यौगिक स्थायी नहीं रहता है। तो ये हुई इसकी संयोजकता। प्रतीक, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, क्योंकि यहां से देखो, इसको चाहे इस प्रकार लिख दो, +-4, +-4, प्लस भी 4 और माइनस भी 4। तो ये हुई इसके, इनसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं। फिर देखा जाए कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के मुख्य 3 अपरूप होते हैं, मुख्य अगर देखे जाए तो पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फ्लोरेंस। ये होते हैं कार्बन के तीनों अपरूप। पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इनमें कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो एक हुआ हीरा। हीरा की खास बात क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। प्रकाश की चाल सबसे धीमी कहाँ होती है? हीरे में, जो कि कठोर है। तो इनसे ये भी क्वेश्चन पूछाता है, प्रकाश की चाल
सबसे धीमी होती है। किसमें? हीरे में होती है। इसके बाद ग्रेफाइट की विशेषता देखो, आधातुएं वे होती है जिनमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, मतलब ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत की कुचालक, कुचालक का मतलब होता है जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ये मार्कर है, तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे मतलब करंट लगाएंगे तो करंट इधर से इधर नहीं जाएगा। तो ये जो मार्कर है ये एक प्रकार का क्या है? कुचालक है। कुचालक कह दो या आचालक कह दो। लेकिन जैसे हम है खुद पे करंट लगाएंगे तो तुरंत करंट लग जाएगी, मतलब धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्या हुआ? सुचालक। तो जितने भी आधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है? सुचालक है। पूछा जाए ऐसा कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक मतलब जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे जो पेंसिल की नोक होती है वो किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट। या सेल में जो काला काला बीच में लगा होता है किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। देखो उनमें कभी भी करंट लगाओ नहीं तो गोबर गैस जब बनाया जाता था तो गोबर गैस में उसी डंडी को तो लगा देते थे इस पर, उसका उसमें गोबर डाल दो, नमक डाल दो, इसके बाद लगा दो, तुरंत बल्ब जलने लगता है। इससे पता चला उससे होकर धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट। तो पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये कार्बन से कुछ मुख्य बातें हो गई, क्योंकि ये इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं पता चला फिर भी हम यौगिक के बारे में, कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन नहीं कर सकते। मतलब किसी भी चीज का अध्ययन करना है तो उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको हटा दे जाए। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। तो हम बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने यौगिक कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के ही बारे में। और ये हाइड्रोकार्बन इंटर के लिए इतना जरूरी है कि मतलब बिना इसके जो केमिस्ट्री है इंटर की सेकंड पार्ट, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उसकी। क्योंकि वहां पर अगर हाइड्रोकार्बन का पता नहीं है तब हम किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो नाम ही से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन। परिभाषा पूछी जाए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लिख दो, वे यौगिक जिनमें कार्बन, कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी, व हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है, पाई जाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये सब परिभाषाएं हाई स्कूल के लिए भी बहुत जरूरी है। अब हाइड्रोकार्बन नाम होता है हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोजन तथा वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन की मात्रा पाई जाती है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं तथा इस यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि तथा, यहाँ लिखिए लो इसके बारे में, तथा
इस यौगिक को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण जैसे लिखा है CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी हुए, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोकार्बनिक हुआ। जैसे लिखा है CO2, तो इसमें कार्बन तो है परंतु हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है। मतलब जिनमें दोनों पाया जाए, जैसे हमारा हुआ H2O, इसमें हाइड्रोजन है परंतु कार्बन नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बनिक नहीं हुआ। मतलब जिनमें कार्बन भी हो साथ साथ में हाइड्रोजन भी हो, उसके अलावा कुछ उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज जरूर हो। जैसे लिखा है CH3 CH2Cl, इसमें देखो कार्बन भी दिखाई पड़ रहा है और हाइड्रोजन भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। जैसे लिखा है CH3CH2, इन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, कैसे सूत्र लिख लेते हैं, तो इसको ऐसा तरीका बताएंगे कि तुरंत समझ में आएगा। किसी भी यौगिक का नाम बहुत आसान तरीके से तुम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अभी पढ़ते जाओ कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, पहचान जाओ बस, ठीक। CH4 हुआ, ये सब क्या हुए? हाइड्रोकार्बन होते हैं आदि। तो जैसे हाइड्रोकार्बन में कुछ चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो कर लो, फिर हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण करवा कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे हुआ। इतना लिख लो, इतना बहुत ही जरूरी है। अगर कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ रहे हैं तो इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तब क्या लगाएंगे? कार्बन की संख्या कहीं पर भी 1 है तो लगाएंगे मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो लगाएंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो 4, 7, 8, 9 और 10। देखो अगर नामकरण करना है तब इनके बारे में बहुत अच्छे से याद ही कर लेना है कि अगर कहीं 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो लगाएंगे प्रोप, 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नामकरण करने का एक तरीका होता है, उस पद्धति को हम कहते हैं IPSC पद्धति कहते हैं। और IPSC पद्धति से अगर नामकरण करना है तो इनका याद होना बहुत ही जरूरी है। और कुछ चीज रख लो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तब हमेशा लगाएंगे N, अगर डबल बॉन्ड है तब लगाएंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब लगाएंगे आइन। ये बॉन्ड कैसे लगते हैं, कैसे इनको, तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ाएंगे अभी। जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो लगाएंगे इन, और अगर कार्बन के मतलब कार्बन के बॉन्ड कितने हैं 3 तो लगाएंगे आइन। अगर एक सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सिग्मा कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो ये बॉन्ड कैसे लगते हैं, अभी केवल ये पढ़ो कि हाइड्रोकार्बन ये हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम इनको आगे पढ़ाएं। अब जैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, इनका एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते चलें।
और इनमें सारे आईपीएससी नाम बताएंगे। ये सोचो कि ये जो केमिस्ट्री है सेकंड वाली इंटर में, उसका पूरा निचोड़ होगा। इसमें जितने भी चैप्टर हैं पूरे का निचोड़, मतलब पूरे का छोटा छोटा अंश की, मतलब सब चैप्टरों के बारे में अच्छे से जान जाओगे। क्योंकि एक होता है एल्कोहल चैप्टर, फिर होगा फिनाल, फिर एल्डिहाइड, उनके बारे में सब अच्छे से जान जाओगे, है ना। यहाँ पर तो सबसे पहले डाले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन, तो जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हुआ तो दो प्रकार से हो गया। एक हो गया एलिफेटिक, तो दूसरा हो गया एरोमेटिक। जो पहला हुआ वो हुआ एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रो, ये हाइड्रोकार्बन लिखा है, और नहीं तो यहां इसको लिख दें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दूसरा। अब एलिफेटिक किसे कहते हैं और एरोमेटिक किसे कहते हैं? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन एक खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उन्हें एलिफेटिक कहते हैं। और जिनमें कार्बन बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन अभी ऐसे इनका डायग्राम बना रहे, फिर एरोमेटिक के एक एक उदाहरण बता देंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पर एलिफेटिक का विभाजन किया गया तब एलिफेटिक का विभाजन दो प्रकार से हो गया। एक हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही भाग हो गया, उसे हम कह देते थे एल्केन। असंतृप्त के दो पार्ट हो गए, एक हो गया एल्कीन और एक हो गया एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार एल्केन, असंतृप्त का दो प्रकार एल्केन और अल्काइन। देखो अभी केवल इनका ऐसे डायग्राम समझ लो, इसके हिसाब ले लेना, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसा विभाजन हुआ है। और बाकी अभी एक एक करके अच्छे से समझाते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, एरोमेटिक किसे कहते हैं और एलिफेटिक किसे कहते हैं। जब एरोमेटिक का वर्गीकरण किया गया तो इनमें भी हो गया दो प्रकार से, एक हो गया समचक्रीय एरोमेटिक और एक हो गया विषम चक्रीय एरोमेटिक। जब एक का विभाजन किया गया तो एक हो गया समचक्रीय एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, और जब दूसरा हो गया वो हो गया विषम चक्रीय।
विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक हो गया। ये इनका क्या हो गया प्रकार। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के एक प्रकार एल्केन, असंतृप्त को दो प्रकार एल्कीन और एल्काइन। और ये जो है तो इनमें हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो ये है इंटर के हाई स्कूल के लिए फिक्स है 8 नंबर कि इनसे पूछा जरूर जाता है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा 7 या 8 नंबर में, तो 6 नंबर में आ सकता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का वर्गीकरण कीजिए, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित बताइए। या तो कहेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये भी 5 या 6 नंबर में आ सकता है। मतलब ये बहुत ही जरूरी है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। इनका ले लो स्क्रीन शॉट, फिर हम बताएं एलिफेटिक किसे कहते हैं और एरोमेटिक किसे कहते हैं। एक तरफ डाल दो एलिफेटिक और दूसरी तरफ एरोमेटिक। जब एक तरफ लिख दो एलिफेटिक और दूसरी तरफ एरोमेटिक। एलिफेटिक दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक खुली श्रृंखला में शाखा युक्त जुड़े होते हैं, शाखा युक्त जुड़े होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, इसको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम बताएं, इसमें कार्बन खुली श्रृंखला में शाखा की सहायता से जुड़े होते हैं। तो जैसे ये एलिफेटिक हो गया, समझ आएगा। अब एरोमेटिक में बंद श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, तो इनका उदाहरण देखें। परिभाषा पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक खुली श्रृंखला में शाखा युक्त जुड़े होते हैं। शाखा का मतलब टहनी की तरह जुड़े होते हैं, जैसे टाइन, टाइन कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उसी प्रकार जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक। जैसे कि ये हो गया CH3 CH3। तो देखो इसमें कार्बन एक शाखा युक्त जुड़ा है, शाखा के साथ इनमें कहीं बंद दिखाई नहीं पड़ रहा, बंद नहीं है। जैसे लिखा है CH3 CH2 और CH3,
इनमें भी देखो एकदम शाखा की सहायता से जुड़ा है, तो ये भी कैसा हो गया, एलिफेटिक हो गया। मतलब जिनमें कार्बन बंद ना हो उन्हें क्या कहते हैं, एलिफेटिक। जैसे ये है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कैसा हो गया, बंद, ये हो गया बंद, तो किसमें चला जाएगा, एरोमेटिक में चला जाएगा। एलिफेटिक वही होते हैं जिनमें कार्बन एक खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अगर थोड़ा नामकरण यहाँ पढ़ना तो इसे पढ़ लो, और नहीं तो नामकरण तो हम इससे पहले मतलब इसके बाद तुमको बहुत अच्छे से विस्तृत बताएंगे। नहीं ऐसे सोचो कि वहाँ बताया था जब कार्बन कितने हो, 2, 1 कार्बन और 2, तो 2 के लिए हम लगा देते थे एथ, 2 के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा तो लगा देंगे एन, तो पूरा नाम हो जाएगा एथेन। इसका पूरा नाम हो गया एथेन। तो उसी प्रकार देखो इसमें मैथ एथ और प्रोप, तो प्रोप में एन लगा तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस प्रकार ये बना ये बता दिए कि देखो 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो नाम क्या हुआ, एथेन हो गया। जबकि एरोमेटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक की परिभाषा लिखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, देखो हाइड्रोकार्बन का विभाजन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कहीं पर शाखा के साथ जुड़े थे तो कहीं में बंध में जुड़े थे, तो इसीलिए इनका विभाजन कर दिया गया। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक समरथ बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं, श्रृंखला में जुड़े होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके लिख देना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ये हमेशा ध्यान रखना, हर कोनों पर कार्बन हो तो चाहे ये लिख दो, और नहीं तो कोने कितने हैं, 1 कोने 2 कोने 3 कोने और 4 कोने, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। कार्बन देखो यहाँ पर डंडे लगी है, अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन में जो यौगिक होते हैं अगर उनमें संयोजकता नहीं पूरी होती तो पूरा करता है हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। देखो कार्बन 4 बांड लेता है, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा, और नहीं तो इस प्रकार समझो कि कार्बन के पास पहुंचो तो वहां से तुमको 4 रास्ते दिखाई पड़ जाए। जैसे इस कार्बन के पास पहुंचे तो इस कार्बन के पास से हमें 1 रास्ते और 2 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि हमें दिखाने चाहिए 4 रास्ते दिखाई पड़ने चाहिए। तो 1 इधर हाइड्रोजन लगा दे, 1 इधर, हाइड्रोजन ही पूरा करेगा। तो देखो 4 रास्ते हो गए। इधर देखो 1 रास्ता 2 रास्ता दिखाई पड़ रहा, तो 1 रास्ता इधर को हो गया, 1 रास्ता इधर को हो गया, 4 रास्ते यहाँ भी हो गए। इस कार्य में से 1 रास्ता 2 रास्ता, अब भी 2 रास्ते की कमी थी, यहाँ पर लगा दे। इसके पास भी इसी प्रकार कमी थी तो यहाँ लगा दे। चाहे इसको इस प्रकार लिख दो और नहीं तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखो सी के साथ में 2 लगे हैं तो हम कह सकते हैं CH2। ई सी के साथ में भी 2 लगे, इसको क्या लिख सकते हैं, CH2। ई सी के साथ में 2 तो CH2, सी के साथ में 2 तो CH2। अगर इनका नामकरण करना हो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से इसीलिए लगा दिए एन, तो नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। ब्यूट में लगाए एन तो नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। लेकिन इधर वाले ब्यूटेन और उधर वाले ब्यूटेन में फिर अंतर क्या बचेगा, तो जितने भी सर्किल वाले होते हैं मतलब बंद वाले होते हैं उनके आगे लगा देते हैं साइक्लो। तो पूरा नाम पता चल गया कि इसका नाम है साइक्लो ब्यूटेन हो गया है। जैसे ये पहला यौगिक हुआ इस प्रकार हो, चाहे जैसे कि ये कितने कोने, 3 कोने, 1 कोने 2 कोने 3 कोने। इससे पता चला कहीं डबल डंडी तो है नहीं, तो इससे पता चल रहा है इसमें 3 कोने हैं, मतलब एथ मेथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, और प्रोप में एन लगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन बंद श्रृंखला में है तो इसके लिए हम लगा देंगे साइक्लो, तो पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार बंद श्रृंखला वाले यौगिक के नाम लिखे जाते हैं।
जैसे तीसरा एक और लिख लो कि जैसे ये है, तो यहाँ पर डंडी लगा, तो यहाँ पर डंडी लगने का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर इनकी खुली श्रृंखला बनाए तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन आपस में जुड़े होते, देखो यहाँ पर एक ही डंडी लगी थी, लेकिन यहाँ कितने डंडी लगने चाहिए, 2 डंडी लग जानी चाहिए, तो 2 डंडी लगा दी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड लेता है, देखो यहाँ इस रास्ते के पास 3 रास्ते दिखाई पड़े, तो एक रास्ते कमी थी, इसके पास कितने कमी थे, एक के, चाहे इधर लगा चाहे उधर लगा चाहे इधर लगा, इनके लिए तुम स्वतंत्र हो। इनमें कितने कमी थे, 2 की कमी थी, और इनके पास 2 की कमी थी। अगर इनका नाम लिखना है तो 1 कार्बन 4 कार्बन, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड से लगा तो एन तो लगाएंगे नहीं, इन लगाएंगे। अरे सोचो ब्यूट प्लस इन तो ब्यूटीन, देखो इस प्रकार ब्यूट, डबल बॉन्ड लगा है तो लगा दिए इन, तो पूरा पढ़ो ब्यूटीन। लेकिन सर्किल को रूम में इसलिए लगा देंगे साइक्लो, तो नाम क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार एरोमेटिक के होते हैं, एलिफेटिक के इस प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पर बात ये फंसी कि ये पहला था, दूसरा था, तीसरा। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो कहीं पर डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है, डबल बॉन्ड। नामकरण मेथ और एथ, 2 कार्बन है, 2 के लिए लगाएं एथ, सिंगल होता तो एन लगाते थे, लेकिन डबल है तो इन लगा दी, तो पूरा नाम क्या हो गया, एथीन, एथीन। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि CH लगे हों और CH। देखो इनके यौगिक शुद्ध बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो, बस अभी थोड़ी देर रुको, फिर उनको हम बता रहे हैं कितने जल्दी आराम से यौगिक का निर्माण कर सकते हो, शुद्ध बहुत आसान तरीके से बता सकते हो। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 के लिए लगाते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाएंगे आइन, अभी लिखवा चुके थे इससे पहले, तो पूरा पढ़ो एथ आइन, तो नाम हो गया एथाइन। इसी को लिख दिए हैं, एथ में आइन जोड़ दिए तो एथाइन। तो इनके आगे सर्किल नहीं लगाएंगे, वो साइक्लो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सर्किल के रूप में बंद, मतलब बंद नहीं है, बंद नहीं है। तो इस प्रकार देखो जो एलिफेटिक हो गए तो 2 प्रकार के हो गए, चूंकि यहाँ पर सब बॉन्ड समान है तो इन्हें क्या कहा गया, संतृप्त, इन्हें कह दिया गया संतृप्त। जहां असमान थे, कहीं पर डबल तो कहीं पर ट्रिपल, तो उन्हें कह दिया गया असंतृप्त, उन्हें कहा गया असंतृप्त कह दिया गया। तो इस प्रकार इनका विभाजन कितने प्रकार से हो गया, 2 प्रकार से हो गया, एक संतृप्त और एक असंतृप्त हो गया। ये बांड कैसे लगते हैं, चाहे इसके बारे में थोड़ा बता दें, फिर संतृप्त एलिफेटिक का जो विभाजन हुआ, कहीं पर सब समान है तो उसे संतृप्त, जहां असमान होने का कहते हैं असंतृप्त कहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इनका वर्गीकरण संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बताएंगे। चूंकि देखो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये हाई स्कूल के पेपर में बहुत पूछा जाता है, 6 नंबर का बहुत पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इनके बारे में पहले पढ़ें। अब देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आए हैं और ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, तो इससे पहले ये भी जान लो कि डबल क्यों आते हैं और ट्रिपल कहीं कहीं पर आते हैं, तो कहीं कहीं पर सिंगल बॉन्ड आते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना। जैसे कि लिखा है पहला यौगिक CH4, तो अगर CH4 में देखा जाए तो कार्बन 4 थे, तो कार्बन ऐसे करवा दी, तो इस प्रकार बन गया यौगिक। ये यौगिक बनता किस प्रकार, देखो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, मतलब उनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, चूंकि परमाणु क्रमांक 6 था। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 1 बचे थे। यहाँ हाइड्रोजन का अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ साझेदारी के हिसाब से बॉन्ड बनते हैं। देखो हाइड्रोजन को तो परमाणु क्रमांक 1 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ 1, तो इसके उनमें होने चाहिए कितने 2, तो देखो ये इससे 1 ले लेगा, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये इससे 1 ले लेगा, इनके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये इनसे 1 ले लेगा, ये भी कह देगा भाई हमको दे दो, हम कितने कर लें
2 कर ले, इनका अष्टक पूर्ण हो रहा है। जब तक ये अष्टक नहीं पूर्ण होगा तब तक यौगिक निर्माण नहीं होगा। ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। कार्बन के पास थे कितने 4, इसको चाहिए कितने 8, तो सबसे लिया है सबको देगा। तो इस प्रकार देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड लगते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, बॉन्डों का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। कहीं पर देखो डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे कि लिखा है CO2 CO2। तो जब हमारा CO2 लिखा है तो देखो C है 1, O कितने हैं 2, 1 O और 2। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इस ऑक्सीजन के भी अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा साझेदारी के हिसाब से बॉन्ड बनते हैं। देखो इसके पास 6 है, इसके पास होने चाहिए 8, तो कितने ले लेगा 2 इनसे ले लेगा। इसके पास 6 है, इनसे 2 ले लेगा 8 हो जाएंगे। ये सबको 2 2 दिया तो 2 2 लेगा, इनके पास भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई, डबल डबल, तो बॉन्ड कितने लगा देंगे डबल। तो इस प्रकार लगते हैं बॉन्ड लगते हैं, कहीं पर सिंगल, कहीं पर डबल, कहीं पर ट्रिपल, इस हिसाब से बॉन्ड लगते हैं। अब हम पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन और आसंजन। जैसे देखो इनमें ये भी ध्यान रखना कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं सिग्मा, और जो डबल बॉन्ड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं पाई। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उन्हें हम कहते हैं सिग्मा, और जितने डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पाई। जैसे यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 3 और 4, तो सिग्मा कितने हो गए 4। यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो उससे हम कितने कर देंगे 0 कर देंगे। जैसे लिखा है यौगिक, क्योंकि सिग्मा और पाई भी पूछे जाते हैं। ये हुआ इस प्रकार 1H 2H 3H और 4H। तो अगर यहां पर पूछा जाए सिग्मा, ये किसका चिन्ह है सिग्मा मतलब, तो अगर यहां सिग्मा सिंगल बॉन्ड ले कहते हैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड रहेंगे तो उसमें 1 सिग्मा होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे पाई हो जाएंगे। तो ये पाई कितने हैं, यही तो 1 पाई हुआ। तो अगर इसमें सिग्मा देखा है तो 1 2 3 4 और 5, सिग्मा की संख्या 4 5, और जबकि पाई, तो पाई की संख्या हो जाएगी 1, पाई की संख्या 1। तो इस प्रकार सिग्मा बंध और पाई बंधों की गिनती करते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इनमें कितने सिग्मा है कितने पाई हुए। अब हम पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त का मतलब सब समान, तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। ऐसे तो सब समान मतलब सब समान मतलब सिंगल हो तो सिंगल, डबल हो तो डबल। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, इनमें सब समान, देखो जैसे 1 कार्बन है,
इधर हाइड्रोजन लगा दे, इधर हाइड्रोजन लगा दे, इधर हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बांड लेगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल। संतृप्त का मतलब सब समान होने चाहिए, तो मतलब अगर यहाँ सिंगल तो यहाँ भी सिंगल होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी जैसे ये कर दिए, तो यहाँ पर सारे सिंगल बांड है कि नहीं, तो जहाँ पर सिंगल बांड हो, डबल तो हो नहीं सकता है कि सब जगह डबल हो, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल ही लेगा। हम सोचे चलो संतृप्त का मतलब बांड सब जगह समान हो जाए, तो देखो हम सोचे यहाँ डबल कर दो, तो कार्बन कभी डबल नहीं लेता है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका जैसे सी के साथ में 3 है तो CH3, इसी के साथ में 3 है तो CH3 हो गया। अगर कोई इसका नाम पूछे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, 2 के लिए एथ, और एथ में लगाएं N तो पूरा नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक, अगर इनमें ये यौगिक अगर सूत्र लिखा है तो यौगिक का नाम लिख दिए। अब अगर यौगिक मतलब यौगिक का नाम लिखा है और सूत्र लिखना हो, जैसे हमसे कोई कहे पेंटेन का सूत्र, पेंटेन का सूत्र, देखो इनका सूत्र एक होता है लिखने का तरीका, लेकिन मतलब जैसे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका समान सूत्र होता है, इनके एक प्रकार है, इनका एक प्रकार है, एक प्रकार एल्केन है, एक प्रकार एल्केन। अरे संतृप्त को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इनका जो एल्केन का समान सूत्र होता है, पहले वो समान सूत्र लिख लो, फिर ये उदाहरण और अच्छे से बताएं। इनका एक ही प्रकार होता है, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, H2n+2 होता है। n हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर 1 लिखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 लिखोगे तो 2 हो जाएगा। अब जैसे हमें लिखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, इतना लिखना पड़ेगा। जैसे लिखना है पेंटेन का सूत्र, पेंटेन का सूत्र, तो सोचो पेंटेन का मतलब पेंट, इसका उच्चारण पढ़ो, पेंट प्लस एन, तभी तो क्या हो गया, पेंटेन, पेंट प्लस एन तो हो गया पेंटेन हो गया। तो चाहे देखो हमें पता है एल्केन वाले में इनका जब कभी आईपीएससी नाम लिखते हैं तो जितने कार्बन हैं तो उनके साथ में एन लगा देते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 2 थे तो 2 के लिए एथ लगाते हैं, और जितने कार्बन हो उनके साथ में क्या लगा देंगे, हम क्या बताएं, एन लगा देंगे, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एथ एन, एथेन पूरा हो गया कि नहीं। तो जैसे पेंटेन का सूत्र होता है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। तो देखो 1 कार्बन, देखो हम सूत्र से देखो पेंटेन है 5 कार्बन, तो एन के जगह कितना रख दो, 5 रख दो, तो एन के जगह रख दे कितने, 5। अगर एन के जगह देखो यहाँ पर एन के जगह 5 रखेंगे +2, तो पहले हम गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 +2 कितना हो गया, 12, कितना हो गया 12, तो यहाँ कितना हो गया 12। ये किसका सूत्र हो गया, पेंटेन का सूत्र। लेकिन ये देखो याद करना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको ये याद हो चाहे ना हो। पेंटेन का सूत्र देखो कैसे लिखते हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5। हमेशा ध्यान रखना कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। अब बात ये बनी पेंट है, इसमें एन लगा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है, हो गया। अब जितने भी बॉन्ड कम हैं वो पूरा करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने यौगिक हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कार्बन के पास जाओ तो रास्ते कितने दिखाई पड़े, 4। इस रास्ते कार्बन के पास पहुंचे तो इस कार्बन के पास से कितने रास्ते हैं, 1, तो कमी कितने के 3 रास्ते, 1 रास्ते 2 रास्ते और 3 रास्ते, 4 हो गए ना। अब हम इस कार्बन के पास पहुंचे, यहाँ से कितने बांड दिखाई पड़े, 1 और 2, रास्ता सोचो बस, है ना, बांड न सोचो तो रास्ता सोचो। इस कार्बन के पास पहुंचे, मतलब ये घर है मान लो, तो इसके पास से 2 ही रास्ते दिखाई पड़े तो 1 रास्ता इधर हो गया, वो पूरा करेगा हाइड्रोजन, 1 रास्ता इधर हो गया, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, लेकिन इसके पास पहुंचे तो 1 ही रास्ता दिखाई पड़ा, तो 1 रास्ता इधर, 2 3 और
4 रास्ते हो गए। तो ये हो गया पेंटेन का सूत्र। चाहे इस प्रकार लिख दो और नहीं तो इस प्रकार लिख दो। देखो सी के साथ में सी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो सी हो गए 5। इस प्रकार लिख देते हैं। 5 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12। तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखो वही आ गया कि नहीं। तो सूत्र याद करना इतना जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र क्या होगा। हमने तो इस तरह तो आराम से नामकरण, किसी भी यौगिक का नामकरण आराम से कर सकते हो, यौगिक का सूत्र बता सकते हो। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी के साथ में 3 है तो CH, फिर इसी के साथ में 2H है तो CH2, इसी के साथ में 2H है तो CH2, इसी के साथ में 2H है तो CH2 हो गया, और इसी के साथ में 3 है तो CH3 हो गया। तो इस प्रकार संतृप्त या एल्केन वाले, एल्केन को ही संतृप्त कहते हैं, इनके यौगिक का नामकरण इस प्रकार होगा। नाम दिखा तो सूत्र लिख सकते हो, सूत्र लिखा है तो नाम लिख सकते हो। तो आशा होगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर संतृप्त को समझना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि पेपर में पूछा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और नहीं तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पूछा जाता है। तो अब हम संतृप्त समझ में आ गया है, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो परिभाषा थोड़ा बनाना सोचो, लिखना मतलब याद करना अलग बात, लेकिन बनाना सीखो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी। असंतृप्त कैसे परिभाषा बनाओ, असंतृप्त का मतलब असमान। तो जैसे ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, देखो कहीं पर सिंगल तो कहीं पर क्या हो डबल, तो क्या हो गया असमान। क्योंकि तुम सोचो ऐसे नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, तो क्या सब समान दिखाई पड़ रहा था, नहीं। तो एक कैसा हो गया असंतृप्त। तो देखो असंतृप्त में कहीं डबल भी आ सकता है, कहीं पर डबल, तो कहीं पर ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे पहला हुआ ये दूसरा हो गया, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर लग जाए ट्रिपल, यहाँ लग जाए ट्रिपल, यहाँ एक की कमी, चूंकि यहाँ से 3 रास्ते थे, एक रास्ते कमी थी, और यहाँ पर कितने रास्ते कमी थे, एक, चूंकि यहाँ 3 रास्ते मिल रहे थे। तो देखो कहीं पर सिंगल डबल है तो कहीं पर डबल और ट्रिपल है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कहीं डबल आ जाता है तब असंतृप्त असमान हो जाता है, और कहीं पर ट्रिपल आ जाता है तो असमान हो जाता है। तो इस प्रकार लिख सकते हो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के डबल या ट्रिपल बंध, 2 या त्रिक बंध पाए जाते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा लिख दो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर लिखिए दे, कार्बन कार्बन के मध्य 2 या त्रिबंध, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 या त्रिबंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इससे पता चल रहा है इनके 2 प्रकार हैं, क्योंकि एक कहीं पर डबल तो कहीं पर ट्रिपल, तो इनके 2 प्रकार होते हैं, इनके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1, जिनमें डबल आए तो डबल में इन लगेगा तो एल कीन, इन मतलब डबल बॉन्ड है ना, तो कहीं पर ट्रिपल आएंगे तो उन्हें हम कह देंगे, एल में आइन लगाएं तो एल काइन। ये बहुत जरूरी है, दोनों एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हम बता चुके हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वहां लगता है आइन लगता है। तो इस प्रकार में जैसे इनका नाम लिखना है,
तो कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3। तो हम जानते हैं 3 के लिए लगाते हैं प्रोप। तो यहाँ देखें एक बार डबल है कि नहीं, तो डबल के लिए इन लगा देंगे। जो ज्यादा हो उसी का पहले देखते हैं, कहो तो कि यहाँ सिंगल है तो एन भी तो लगा सकते थे ना, लेकिन जिसके बांड ज्यादा होते हैं उसी के आधार पर लगाते हैं। कितने बांड हैं? डबल बांड यहीं पर तो है ना, यही तो है। प्रोप में इन लगा तो पूरा नाम क्या हुआ? प्रोपीन। तो इस प्रकार हो गया। जैसे इनमें है 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 के लिए लगाते हैं एथ, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बांड है कार्बन के बीच में, तो इसके लिए लगा दिए आइन। तो इनका नाम हुआ एथाइन। थाइन। तो इस प्रकार नाम क्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके जो पहला प्रकार क्या हुआ? एल्कीन, इसके बाद एल्काइन के बारे में। तो ये हो गया ना, चाइन का आसंतित के प्रकार बता दिए हैं कि इनमें दोनों आ जाएंगे। ये भी आसंतित है, ये भी आसंतित हुआ, मतलब एल्कीन वाला भी आसंतित है और एल्काइन वाला भी आसंतित, मतलब एथाइन में क्या है? आसंतित हुआ। तो यहाँ पर इसको हटा के एल्कीन और एल्कीन वाले करवा दे रहे हैं। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि ये जरूरी है, ये समझ जाना, मैं उतना नहीं हटाएंगे। अब इनका एक प्रकार क्या हो गया? एल्कीन। तो एक हो गया एल्कीन। वे हाइड्रोकार्बन, एल्कीन मतलब डबल वन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनके बीच कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पे आ गया तो मैथ और एथ, और एथ में इनके लिए क्या लगा दे? इन। तो पूरा नाम क्या हुआ? एथेन। इनका समान सूत्र CnH2n, दो घटा दो, दो घटा दो, वहां पर +2 था, यहाँ पर +2 हटा दो, होता है। इनका जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए हुआ, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाए। इसके बाद एक हो जाता है एल्काइन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वे हाइड्रो कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन इनका समान सूत्र इनसे 2 और कम कर दो, हमेशा कमी होती है हाइड्रोजन में, 2 होता है, मतलब इनमें कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे कि CH है, यहाँ पर 3 हो, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है।
मतलब फोकस करना जो ज़्यादा होता है उन्हीं के आधार पर होता है। जैसे डबल है ज़्यादा है ना, तो ये ट्रिपल हो गया। देखो मैथ एथ और प्रोब, तो प्रोब में लगाएं आइन, तो नाम क्या हुआ, प्रो आइन। तो इस आधार पर एल्कीन एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो ये इंटर के लिए भी बहुत जरूरी है, हाई स्कूल के लिए एक मान को चैप्टर ही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके आईपीएससी नामकरण और साधारण नाम के बारे में पढ़ेंगे। वो वीडियो बहुत ही जरूरी है, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसी के आधार पर पूरे केमिस्ट्री जो कार्बन रसायन हुआ है उनका नामकरण हुआ है।